अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कई आलमी मीडिया आउटलेट्स में कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लगी है कि बांग्लादेश और म्यांमार ने दोबारा वो जो रोहिंग्या की वापसी का प्रोसेस था जो कि म्यांमार के अंदर मार्शल लॉ लगने के बाद रुक सा गया था, ये प्रोसेस दोबारा शुरू हो चुका है और रशियंस और चाइनीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। बड़े भरपूर तरीके से ये इन्वॉल्व हो रहे हैं और द डिप्लोमेट जैसे कि खबर लगा रहा है कि बांग्लादेश एंड म्यांमार रिज्यूम टॉक्स ऑन रोहिंग्या रिपाट्रिएशन। देखिए अब तक होता क्या रहा है, लेट अस रिमाइंड यू कि ये हो क्या रहा है। अब तक टॉक्स जो हो रही हैं, किस चीज़ पे टॉक्स हो रही हैं, क्या हो रहा है, इस पे हम आपको बताते हैं असल में कि ये चीज़ हो इतना डिले क्यों हो रहा है, इस चीज़ को इतना ज़्यादा इसमें टाइम क्यों लगा है, ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हम आपको बताते हैं आज। देखिए अब तक हुआ ये है कि ये जो रोहिंग्या हजरात बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये वो नहीं है सिर्फ जो कि 2017 के फसादात जब छिड़ गए म्यांमार के अंदर तो वहाँ से जो हिजरत करके आए, ये सिर्फ वो नहीं है। ये जो सिलसिला माइग्रेशंस का है ये असल में बांग्लादेश बनने से पहले तो छोड़े ना, पाकिस्तान बनने से पहले भी जारी है। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले भी ये सिलसिला जारी है। रखाइन से बंगाल के अंदर स्लोली माइग्रेशंस होती रही हैं, लेकिन ये कोई बड़ी कंसर्न की बात नहीं थी। ये तो रूटीन एक नॉर्मल माइग्रेशंस नहीं होती जो थोड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं था। लेकिन ये अगर आप देखें ना 1942 में पहली बड़ी माइग्रेशन का पता चलता है जो कि बांग्लादेश से म्यांमार की सरहद अगर आप देखें तो बिल्कुल वहाँ पर ये जो सरहदी इलाके हैं, यहाँ पर नाफ रिवर करके एक दरिया है, इसको क्रॉस करके कोई 22,000 रोहिंग्या 1942 में आज के बांग्लादेश के अंदर आ गए। फिर जैसे आज हिंदुत्व सरकार ने देखे इंडिया के अंदर मुसलमानों को शहरियत से महरूम करने के लिए, उनकी सिटीजनशिप छीनने के लिए इंडिया में जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मुतारिफ कराया है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी इसकी 1982 में पहले हो चुका है। म्यांमार के अंदर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ म्यांमार उन्होंने लागू किया। इसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मुसलमानों की, म्यांमार के मुसलमानों की सिटीजनशिप तस्लीम करने से इनकार कर दिया। एज अ रिजल्ट बड़ी तादाद में तब से लेकर बड़ी माइग्रेशन शुरू हुई हैं और यही चीज़ हम यहाँ पर कहते रहते हैं ब्रॉडर व्यू के अंदर कि अगर इंडिया के अंदर CAA नाफिज हो गया तो वही रिपीट होगा। पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी तादाद में माइग्रेशन हो सकती हैं, बांग्लादेश के अंदर भी हो सकती हैं, हो सकता है कि नेपाल के अंदर और भूटान और म्यांमार के अंदर दलित हजरात जो है, क्योंकि वो भी टारगेट नंबर 2 है इस CAA के अंदर, ये सारे भी इन इलाकों में जा सकते हैं। तो ये चीज़ 1982 में म्यांमार ने शुरू की थी, उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट नाफिज कर दिया था और इसमें फिर म्यांमार के मुसलमान जो थे उनको सिटीजनशिप से उनसे छीन ली गई। एज अ रिजल्ट बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ बांग्लादेश के अंदर आए। 1992 में हम आपको बता दें कि 2.5 लाख रोहिंग्या सिर्फ एक साल के अंदर आ गए थे यहाँ पे बांग्लादेश में। लेकिन फिर 2017 में तो हद ही हो गई बिल्कुल। उन्होंने तो सारी रेड लाइन्स ही क्रॉस कर दी। आंग सान सू की जो कि आजकल जेल में पड़ी हुई हैं, इनके दौर में जनाब वहाँ एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है जिनको ये जस्टिफाई करती रही, थ्रू आउट मिलिट्री ऑपरेशन को ये हर जगह जस्टिफाई करती रही आंग सान सू की साहिबा। और उस ऑपरेशन में कोई 10 लाख रोहिंग्या जो थे जान बचा के बांग्लादेश आ गए। अब हुआ ये कि नवंबर 2017 से ही बांग्लादेश और म्यांमार के बीच टॉक्स शुरू हुए हैं और उन टॉक्स के नतीजे में नवंबर 2017 में म्यांमार एग्री कर चुका है कि हम इन रोहिंग्यास को वापस लेंगे जो उधर चला गया है बांग्लादेश के अंदर। इनको ये एग्री कर चुके हैं पहले ही, नवंबर 2017 में एग्री कर चुके हैं। तो फिर मसला क्या है? अगर एग्री भी कर चुके हैं तो मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो वापसी का प्रोसेस है ये होगा कैसे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या इसकी जो है वो क्राइटेरियाज होंगी, इस पे एग्रीमेंट नहीं हो पा रही। असल मसला ये है कि ये प्रोसेस शुरू कैसे होगा, किस तरह से करेंगे। प्लस रोहिंग्याज ने खुद भी कहा हुआ है कि देखें हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक वहाँ पर हमें कोई पीसफुल एटमॉस्फेयर की गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि फिर हमारा जाना वहाँ पर फ़ायदा नहीं है। हम जाएंगे फिर दोबारा इधर आ जाएंगे, उधर से हमें जब मारेंगे तो किधर जाएंगे हम? या तो दरिया है, एक तो समुंदर है साथ में और दूसरा बांग्लादेश है, तो फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। इसीलिए हमें भेजने से पहले कम से कम ये चीज़ इंश्योर कर दें कि दोबारा हमें वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन फेस ना करनी पड़ेगी, हमें दोबारा माइग्रेशन करनी पड़े। अब ये भी उनकी वैलिड डिमांड है। इसके बाद एज पर एग्रीमेंट म्यांमार और बांग्लादेश ने लिस्टें जब एक्सचेंज की हैं पहली बार के कौन कौन से रोहिंग्या हैं जिन्हें बांग्लादेश से वापस भेजना है म्यांमार, तो कोई 2260 लोग पहले मरहले में आइडेंटिफाई हुए। दोनों देशों ने एग्री कर लिया कि पहले मरहले में 2260 लोगों को भेजना है
और बाकी जो होंगे वेरिफिकेशन का अमल जारी रहेगा और उसके बाद बाकियों को भेजेंगे। नवंबर 2018 में वैसे पहले 2260 लोग आइडेंटिफाई हुए, वापस भेजना था इनको, लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हो गई थी। वही रीज़न था, रोहिंग्या कह रहे थे हम गए तो वहाँ मार दिए जाएंगे या कुछ हमारे साथ हो जाएगा, इसलिए वी नीड अश्योरेंस फॉर सेफ्टी। यही सिर्फ हम चाहते हैं कि हम दोबारा बांग्लादेश ना आए हम। ये उनका एक डिमांड, वैलिड डिमांड है। लेकिन फिर अगस्त 2019 में, अच्छा ये 2018 वाली अटैम्प्ट फेल हुई पहली बार जब उनको वापस भेजने की, फिर 2019 अगस्त 2019 तब तक 3450 लोग मजीद वापसी के लिए क्लियर हो चुके थे, आइडेंटिफाई। दोनों मुल्कों ने एग्री कर लिया कि हाँ ये भी म्यांमार के लोग हैं, ये वापस आने हैं, लेकिन वो भी शुरू नहीं हुई। इसके बाद बांग्लादेश ने एक ज़बरदस्त प्रपोजल दिया। बांग्लादेश ने कहा कि भाई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं रोहिंग्यास के, उनको म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस पर ट्रस्ट नहीं है, तो एक काम करते हैं कि बजाय अलग अलग फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करके वापस भेजने के, हम एक काम करते हैं कि विलेजेस लेवल पर, जैसे कि कोई पूरा का पूरा गाँव माइग्रेट करके आ गया बांग्लादेश में, तो पूरे के पूरे गाँव को वापस करते हैं। इस तरह करते हैं हम। अगर सारा गांव एक साथ वापस जाएगा तो एक सिक्योरिटी का एहसास उनको होगा कि सब साथ में हैं, मतलब एक पूरा कम्युनिटी होगा, तो कम्युनिटी की वजह से उनमें सिक्योरिटी का हम एहसास पैदा कर सकते हैं। लेकिन म्यांमार ने इसको रद्द कर दिया। अब ये सारी चीज़ें देखें ना, ये सब हम बताने में तो 2 मिनट लग रहे, लेकिन जब ये चीज़ें हो रही होती है ना, इसमें टाइम लगता है। बंदे क्लियर हों, फिर उनकी जांच पड़ताल हो, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल हो, फिर डिप्लोमेट्स आपस में बैठे हैं, फिर उनके, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये कोई हल्का प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। म्यांमार ने बांग्लादेश की इस गांव के गांव वापस भेजने वाली जो बड़ी ज़बरदस्त, आई शुड से कि उनकी एक तजवीज़ थी, इसको ये कहकर रद्द किया कि अभी तक हमने जो 42,000 लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, इन 42,000 को, चूँकि ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं ऑलरेडी, पहले इनको वापस भेजें। विलेजेस की सूरत में वापस लाने वाला जो प्रोसेस है, हम उसको सही नहीं समझते, म्यांमार वालों ने ये कहा। कुल मिला के वैसे 8,30,000 लोगों की लिस्ट म्यांमार के पास बांग्लादेश ने दी हुई है, जिनको पहले मरहले में बांग्लादेश वापस भेजना चाहता है कि पहले इनको आप वापस लें, ये हमारे हिसाब से आपके लोग हैं, टेक देम बैक, इसके बाद हम आपको दूसरी लिस्ट देंगे। इसके अलावा भी हमारे पास दूसरे रोहिंग्याज हैं। ये सारी कार्रवाई चलती रही, मैंने इन दोनों के मामलात इस तरह से चलते रहे, म्यांमार के और बांग्लादेश के। लेकिन फिर बीच में म्यांमार के अंदर सरकार धपड़धूस हो गई, तो ये मामला कुछ अटका रहा, सरकार ही नहीं है, किससे बात करें। लेकिन अब दोबारा टॉक्स शुरू हो चुके हैं और इस पे एग्रीमेंट होना अभी भी बाकी है कि वापसी किस तरह शुरू करनी है। सवाल ये नहीं है कि रोहिंग्या वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनके घर हैं वहाँ पर, मतलब वो तो वापस जाना तो तय है ना, उनकी तो ज़मीन वो है। लेकिन सवाल यह है कि जाएं कैसे, असल मसला यह है, मैकेनिज्म क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, और वो जो सिक्योरिटी की बात है उनकी, असल में बात इस पे हो रही है। अगर एक बार ये डिसाइड हो गया ना कि किस तरह जाना है, क्या मैकेनिज्म है, तो अगला जो मरहला होगा वो आसान हो सकता है। सिर्फ वेरिफिकेशन होनी है उस व्यक्ति की और वापस उसको म्यांमार भेजना है। अलबत्ता रोहिंग्याज का भी अगर देखा जाए तो ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए कोई गारंटी ले। दिस इज़ आल्सो अ वैलिड कंसर्न। देखें ना, इस तरह तो नहीं हो सकता वो जाएं फिर दोबारा वही चीज़ स्टार्ट हो जाए, फिर ये दोबारा वापस आ जाए, तो फिर इससे सारे बखेड़े का फ़ायदा क्या होगा। तो दिस इज़ अ वैलिड कंसर्न, उनका भी सही कंसर्न है। ना बांग्लादेश उनको सिक्योरिटी की गारंटी दे पा रहा है, ना म्यांमार, ना यूनाइटेड नेशंस, अभी तक तीनों ने कोई कंक्रीट किस्म की गारंटी नहीं दी उनको। लेकिन चाइना और रशिया इस पोजीशन में हैं कि वो इनकी सिक्योरिटी की गारंटी ले सकें। ये दो वाहिद मुल्क हैं दोनों जो इस पोजीशन में हैं कि ये गारंटी ले सकें। एक तरफ सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पार्टनर है चाइना, म्यांमार का भी और बांग्लादेश का भी, तो डिफेंस के मामले में भी रशिया का बड़ा वहाँ पर गहरा इन्फ्लुएंस है। ये हम आपको बता दें तो रशिया भी गारंटी ले सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चाइना और रशिया ऐसा करेंगे, दैट वी नीड टू सी। ये दोनों ही कर सकते हैं, अगर किसी ने गारंटी लेनी है ना तो इन्होंने लेनी है। लेकिन नेवरदलेस वो जो एक इंतज़ार था म्यांमार के अंदर मार्शल लॉ लगने के बाद के पता नहीं दोबारा रोहिंग्या की वापसी के लिए टॉक्स शुरू होंगे नहीं होंगे, दैट वेट इज़ ओवर। और उम्मीद करनी चाहिए कि कोई मैकेनिज्म बांग्लादेश और म्यांमार कायम कर पाएंगे इन क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। अब वैसे ही दोनों जो मुल्क हैं ये BRI के मेंबर हैं, दोनों चाइना के लाडले मुल्क हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, दोनों लाडले हैं चाइना के। बे ऑफ बंगाल में इन्फ्लुएंस रखने के हवाले से दोनों मुल्क चीन के लिए इंपॉर्टेंट हैं और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ये दोनों मुल्क भी जानते हैं कि इनकी इकोनॉमी से लेकर इनका जो सारा सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मसाइल हैं उसको देखते हुए ये जो इशू है इसको हल करना लाजमी है। ये दोनों मुल्क जानते हैं कि सूनर और लेटर दिस हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड।